ऐसा माना गया है कि अगर कोई भी चीज अगर रीयूज नहीं होगी या रिसाइकल नहीं होगी तो आने वाले 16 साल में इस यूनिवर्स पे हमको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। कलेक्ट करने की परमिशन भारत की सरकार देती है, वो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, तभी वो कलेक्ट कर पाते हैं और हमारे से वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को उनको जमा कराना होता है। परंतु गवर्नमेंट हमारे के साथ ये व्यवहार कर रही है कि आज मैं बैंक में गया, कैश जमा करा के जब मैं अपने ऑफिस में वापिस आया हूँ तो कैशियर बैंक मैनेजर आ गया, कहता है जी हमारा कैशियर भाग गया है, अतः कैश की रसीद हमें वापिस दे दो, वो कैश आपका जमा कराया हुआ हम अंकित नहीं करेंगे आपके लेजर में। तो जीएसटी भी उसी प्रकार हो रहा है। तो जब तक एमएसएमई को नहीं सुना जाएगा तब तक देश विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि यही आज लार्ज यूनिटें बनती जा रही है। तो इसीलिए इस चीज को देखते हुए मेरा तो यही निवेदन है, हम जो बॉम्बे का इवेंट करने के लिए हम हैदराबाद, अहमदाबाद, बॉम्बे, जालना, ये चंडीगढ़ हर जगह घूम के वहाँ के लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। सभी हमारे मेंबर हैं, पर उनको हम जागृत कर रहे हैं कि अभी आप आइए बॉम्बे के इवेंट में 3 दिन के शामिल होइए। जैसे कुंभ का मेला होता है, ये लोहे वालों के लिए उस तरह का मेला ये है। ये मेला हो रहा कब है? ये 17, 18, 19 सितंबर 2024 में, सितंबर। हाँ। Now coming to the point, this was about the consumption and we urged to the government that the consumption को कैसे बढ़ाया जाए, इंडिया में खपत कैसी बढ़े, इसके ऊपर सबको मंथन करना चाहिए। गवर्नमेंट को उनकी स्पेंडिंग, उनके जो आर्म्स है, नेशनल हाईवे है और बाकी जो सेक्टर्स है जहां से उनकी स्पेंडिंग होती है, उसको स्टील कंजम्पशन में कैसे स्टील कंजम्पशन बढ़े उसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए। नीति आयोग से हमने अर्ज करते हैं कि आपने एक पॉलिसी लानी चाहिए कि जिसमें स्टील कंजम्पशन, स्टील का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि स्टील एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पर ड्यूरेबिलिटी भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और सबसे इंपॉर्टेंट जो हैजार्डस चीजें होती है उसको वो सेफगार्ड करती है। बाकी का मटेरियल सेफगार्ड नहीं कर सकता है, पर स्टील हेल्प्स इन आल्सो सेफगार्डिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये था कंजम्पशन के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू जो पैन इंडिया में चल रहा है वो है जीएसटी को लेके, और वो हमारे स्टील सेक्टर को भली भांति बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है। तो स्टील सेक्टर में जीएसटी का जो प्रॉब्लम है वो 2016 में जब जीएसटी रेजिम आया था, हम लोगों ने जब से गवर्नमेंट से अर्ज किया कि इसकी पॉलिसी में अपने को सुधार लानी चाहिए, वी शुड इम्प्रूव and give a very good policy for the GST as far as the scrap is concerned, as far as the steel is concerned. No doubt we are not in hurry or worry to say to the government to reduce the GST on the scrap or the GST on the finished product. Our simple say to the government is कि the problem where some mischievous happens and government loses. Last year data shows that the government has a loss of 40,000 crore rupees of collection in GST in an annum per year due to the fake GST players who are taking the GST and not paying to the government. European Union has brought a CBAM, a Carbon Border Adjustment Mechanism called CBAM. Now this CBAM says that the carbon consumption for producing any goods, whether it is steel, cement, kapda, cloth, anything, medicine, food, the carbon consumption for producing that product should be at a minimum level or at a zero level. Now this European Union has forced a measure, has brought a law and says that then we need a product in our country which should be produced with net zero carbon
इमिशन। तो नेट जीरो कार्बन इमिशन से प्रोडक्ट बनने चाहिए। Now if we say for the steel sector to produce 1 ton of steel, we emit 3,700 to 3,800 kgs ton of steel. Per ton of steel, we emit 3,800 kgs of carbon. Now, to get this to zero and to qualify to export our product to European Union, it's a challenge, and it has been, government had to intervene in this. How our export gets enhanced by helping our steel producers to produce steel at net zero carbon emission. Now there are like few things in it, that electricity should be a renewable electricity. Raw material, now the best part is anything scrap, if used, is considered to be a net zero carbon raw material. अगर किसी को ये कपड़ा पहन के फेंकना है और इस कपड़े से, इस शर्ट के कपड़े से अगर रिफ्रेश करके उसी से हम कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, या नैपकिन्स बनाते हैं, या और उसमें कुछ कपड़ा बनाते हैं, तो ऐसे कपड़े को वो नेट जीरो कार्बन का रॉ मटेरियल समझते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो स्क्रैप का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसा माना गया है कि अगर कोई भी चीज अगर रीयूज नहीं होगी या रिसाइकल नहीं होगी, तो आने वाले 16 साल में इस यूनिवर्स पे हमको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। एंड दिस प्रॉब्लम्स वर लास्टिंग फ्रॉम लास्ट 5 to 7 years, but government was like they don't wanted to hear, they don't wanted to resolve. Now we have a hope. This time in center we have a government called NDA government. So this NDA government, we feel that will be able to understand the problem, which indirectly directly affects the revenue of the government, and they will try to resolve this. So through you, as a media partner, I will urge everyone to please help us in communicating our say to the government, that is the NDA government. Now the point number 1, basically steel ministry and everyone in the India wants that we should be a top production hub for the steel in the globe. No doubt we are second, but the gap between the first and the second, China is around 800 million ton and we are at 150 to 160 million ton. We are the second and the first is at 800. So how this first and second gap of like almost 600 million ton of production lies, and how it can be improved, or how our production can be improved. So government, steel ministry from last 5-7 years, they urge and they say that India should reach 300 million ton capacity, and thanks to my steel manufacturers, they have started working on that and they have raised their production capacities. Gradually they have started, and in the coming years we will see that India will produce a 300 million ton of steel. But what about the consumption? So the infrastructure policy, the infrastructure development of the government is not up to that level wherein the production done by our members is being consumed. So we urge to the government to improve the infrastructure spending to give the consumption of steel in India. Now one point I would like to say, that we export 8 million ton of steel every year. Last year was 8 million ton and gradually it is being increased. But vice versa, we imported 7 million ton of steel. So net of agar karte hai, then we have only exported 1 million ton. So first of all, we urge to the government कि ये जो आप import of steel के ऊपर रोक लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, how you can help us so that the import doesn't go to the 7 or equally to what we export. We want to become an export hub for the steel. Our production should be exported,
and vice versa we are importing. So the policy has to be changed. Also, I would like to thank the finance ministry and the commerce ministry. In this budget, at least they have understood the problem and they have helped us in reducing or making the custom duty on import of scrap to negligible. So this will help to get the raw material. And India being a developed country, it is not a developed country, it is a developing country basically. So we are a developing country, so we should use the raw. पहली बार जब जीएसटी जमा दे रहे हैं, अगर वही ठीक जगह नहीं पहुंच रहा है तो सेकंड टाइम वो जो ठीक जगह पहुंचेगा, इसका गारंटी क्या है? कैसे जा सकता है? हमारा कहना यह है कि 18% है जीएसटी जो हम माल बनाते हैं, उसके ऊपर स्क्रैप के ऊपर भी 18% है। हम कहते हैं कि स्क्रैप वाले से 2% लो, उसकी आगे वैट मत दो। उसके बाद जो उस स्क्रैप से लेके मटेरियल बना रहा है उससे 18 लो। हम उसमें कंसेशन नहीं चाह रहे, हम नहीं कह रहे कि 18 से कम देंगे, पर वो जाएगा आपके तक। जब हमारे गले में से माल को चोरी होता रहे बनिए की दुकान से, तो बाप तक तो रुपया नहीं पहुंचता, बेटा ही निकाल निकाल के ले जाए, तो वो बाप तो समझता यही सेल हो। और ये फिगर्स वो माने हुए हैं। फैक्ट कमेटी जो जीएसटी की है उसने भी प्रमाणित कर दिया है, उसने भी सुझाव दिया है अभी पिछले महीने कि अभी इस चीज को सुना जाए और इस चीज को देखा जाए, परंतु आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। तो आप लोग का खुद का एक अकाउंट नहीं हो सकता जहां ये जमा पड़ेगा उसके बाद गवर्नमेंट के पास जाएगा? नहीं, हमारा तो हम तो गवर्नमेंट को दे देते हैं। गवर्नमेंट ने 18-19 साल 2018 और 19 के नोटिस भेजना शुरू कर दिए। अच्छा। तो वो पार्टी भागी अभी रायपुर का आया है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी 800 करोड़ की, वो किसी कारण से बंद हो गई। उसके जितना जीएसटी उसने जमा कराया था, गवर्नमेंट कहती है अभी आखिरी साल में उसने जमा नहीं कराया। वो सारे के सारी इंडस्ट्री से 2018 से उसने जिस को मटेरियल बेचा था उन सब मटेरियल इंडस्ट्री को नोटिस आ गए कि अभी वो ड्यूटी हम नहीं मान रहे उसकी, वो आप जमा कराए। इसका हल हमारे पास कोई नहीं है। हम इंडस्ट्री अपनी स्क्रैप बेस इंडस्ट्री जो कि वर्ल्ड वाइड चालू हो रही है, हर जगह स्क्रैप का बेस बनाया जा रहा है, क्योंकि क्वालिटी स्क्रीन स्क्रैप से ही बन सकता है। आज से 20 साल पहले टाटा एडवर्टाइजमेंट करता था, बड़े बड़े होल्डिंग लगाए हुए थे क्या भाई आप पुराने कबाड़ से खरीदा हुआ लोहे से अपना मकान बनाएंगे क्या? और आज वही टाटा स्टील, वही सेल, वही आरएनएल अपनी स्क्रैप के बेस पे 25% स्क्रैप मिला रहा है और उसको 100% बनाने के लिए स्क्रैप पे आना चाह रहा है। नहीं तो उनको माल एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं मिलेगी, जीरो इमिशन वो नहीं कर सकते, वो केवल स्क्रैप से हो। तो जब बीजेपी सुनता ही नहीं है तो एनडीए कैसे सुनेगा? प्राइम मिनिस्टर इज सेम। अगर वो नहीं सुनती थी तो एनडीए पे आए, एनडीए नहीं सुनेगी तो फिर कुछ ना कोई हल निकलेगा। ओके, हल तो निकलेगा। और वो बात अलग है तब तक कोई बुजुर्ग चले जाए, बच्चों की सुनी जाएगी, इंडस्ट्री बंद होती जाएगी, उसके बाद अगर आप लोग आशा तो हम रखेंगे ही। तो आप लोग इतना हेल्पलेस है तो इंडिया तो और भी हेल्पलेस होगा है? अगर आप लोग इतना हेल्पलेस हैं तो हम लोग तो और भी ज्यादा हेल्पलेस होंगे। नहीं, आपकी आवाज है, आपका दम है, आप बात को लिखेंगे वो सुनी जाती है, पहुंचती है उसकी, क्योंकि मीडिया के बेस पे ही सरकार चल रही है, ये व्हाट्सएप बेस पे चल रही है। अब वो जो भी सरकार जीत रही है इसी के बेस पे। रवीश कुमार जी लास्ट 10 साल से बोलते आ रहे हैं इंडिया में तो कोई चेंज आया नहीं। देखिए ये नहीं कह सकते, फर्क पड़ रहा है, फर्क धीरे धीरे आ रहा है, नई स्टैटिस्टिक्स भी आ रही है, नए तरीके भी आ रहे हैं, उसका प्रभाव 100%। पहले अखबारों में लेख आते थे वो नहीं अब आ रहे, अब उल्टा व्हाट्सएप 2 मिनट की जो रील बन रही है वही दे रही है। यहाँ आप लोगों के जो लेख आते हैं उसका प्रभाव 100% मिनिस्ट्री तक जाता है। सुबह वहाँ फाइल बनती है कि आज कहाँ पे किस अखबार में क्या लिखा है, रिपोर्ट बनती है, परंतु वो रिपोर्ट की सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई, क्योंकि पहले हर एक मंत्रालय के सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह उस रिपोर्ट को देखते थे तो उसमें निर्णय लेते थे, परंतु अब हर फाइल तैयार हो गए, पीएमओ हाउस जाती है, हर एक मंत्रालय का एक जेएस वहां बैठा हुआ है, वो उस फाइल को देखता है, वो
उस फाइल के ऊपर क्या कार्रवाई होती है किसी को नहीं पता।